तो पूछना चाहता है कुछ? नो सर। चलिए, ग्रामीण विकास के क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि हम गांव में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हम अगर निर्धनता को दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि गरीबों की जो जीवन शैली है उसमें सुधार हो। तो पहला पॉइंट है कि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की जाए, और इसके लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया जाए। गांव में अभी भी लोग परंपरागत तकनीकों का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर वो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार की स्थिति भी बेहतर होगी। दूसरा, गांव के लोगों के सामने एक समस्या है कि उनके पास संसाधन सुलभ नहीं है। उनके पास उचित बीज नहीं है, खादें नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है। तो संसाधन उपलब्ध हो जाए। ये देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। आत्मनिर्भरता का मतलब यह है कि अभी भी गांव जो है वो शहरों पर निर्भर करते हैं तमाम तरह की चीजों के लिए। ऐसी कौन सी चीजें जिनके लिए गांव शहरों पर निर्भर करते हैं? जैसे उन्हें अगर कोई सामान खरीदना है तो उन्हें शहर जाना पड़ता है, ठीक है। उन्हें बैंक, डाकघर, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल कुछ भी चाहिए तो कहाँ जाना है? शहर जाना है। क्या ये सारी सुविधाएं गांव में नहीं उनको उपलब्ध कराई जा सकती? विकसित और विकासशील देशों में डिफरेंस क्या है आपको पता है? गांव के लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शहर के लिए नहीं भागना पड़ता है। वो सारी आवश्यकताएं उनकी गांव में ही उपलब्ध कर दी जाती हैं, उनकी पूर्ति गांव में ही उपलब्ध करा दी जाती है। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं? इसीलिए वो विकसित राष्ट्र है। यस सर। तो अगर हम गांव के लोगों को समस्त आवश्यकताएं, अधिकांश आवश्यकताएं गांव के स्तर पे उपलब्ध करा दें तो इसी को आत्मनिर्भरता कहा जाएगा। यहाँ पर आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह नहीं कि हम आदान प्रदान ना करें। ऐसे तो एक शहर दूसरे शहर से बहुत कुछ आदान प्रदान करता है, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, ठीक है, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन हम किसी पे डिपेंडेंट हो, इसमें बुराई है, ठीक है ना। तो आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं अपने गांव में उत्पादित करें। रोजगार के साधन के लिए भी हमें शहर पे निर्भर ना होना पड़े कि हम शहर जाएंगे तो रोजगार मिलेगा। गांव में ही रोजगार के साधन और वह सारे अवसर उपलब्ध करा दिए जाएं। यही बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में विकास का एक रूम है, मतलब स्पेस है जहां पर विकास किया जा सकता है। और जो चौथी बात है, ऐसी संस्थाओं और नीतियों को हम बनाएं जो विकास के लिए प्रयास करें गांव के स्तर, ठीक है। तो ये तो कुछ क्षेत्र है जहाँ पे गांव में विकास हो सकता है। गांव विकास हो, गांव विकसित हो, इसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है भाई इसकी? तो अगर इसे भी जानना चाहें तो जल्दी से जानेंगे। गांव में मानव संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। अभी भी देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव में निवास करता है। उसमें खास तौर से नारियां गांव में ज्यादा पिछड़ी हुई अवस्था में। और हम जब बात करते हैं समानता की, समता की, जो कि संविधान का मूल मंत्र है कि संविधान के समक्ष सब जन एक समान है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो वंचित आती है वह नारी आती है, और बच्चे भी। तो नारियों को विशेष तौर से साक्षरता, शिक्षा और कौशल, ये सब सुविधाएं मिल सके, इसके लिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। गांव में नारियां काम बहुत करती हैं, लेकिन उनमें आर्थिक स्वतंत्रता बिल्कुल शून्य के समान है। अगर वो कोई भी आर्थिक फैसला सर लेना चाहे स्वयं तो वो नहीं ले सकती। हाँ बेटा। सर इसमें साक्षरता और शिक्षा अलग अलग लिखा हुआ है सर। सर इसमें डिफरेंस क्या है? साक्षरता मतलब आप किसी स्कूल में गए हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपको लिखना आता है, अगर आप अंक पहचान लेते हैं तो आप साक्षर हैं। शिक्षित आप तब हैं जब आपने किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया हो और वहां से डिग्री हासिल की हो। तो ये दोनों अलग अलग। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। मानव संसाधन के विकास में स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, ये पोषण से जुड़ा हुआ है, यानी उचित भोजन से जुड़ा हुआ है, और स्वच्छता का संबंध बीमारी से बचने से है, ठीक है। इन दोनों मसलों पर ध्यान देना गांव में, ये भी, इसके लिए भी ग्रामीण विकास चाहिए। विकास का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंगें खड़ी हो जाए, उद्योग लग जाए। विकास का मतलब है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब भी गांव के स्तर तक पहुंचे, ठीक है। भूमि सुधार को ईमानदारी से लागू करना। अब देखो, जो राइटर है उसको भी ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि भूमि सुधार लागू तो खूब किया गया लेकिन ईमानदारी से नहीं किया गया होगा। तो ये जरूरत पड़ गई कि ईमानदारी शब्द यहाँ लिखना पड़े।
जब कोई क्लास टेस्ट लेते हैं हम टीचर्स, तो हम कहते हैं बच्चों ये टेस्ट पेपर ईमानदारी से, ठीक है। ये कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं, ईमानदारी से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, तो ये लिखना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस में। तो भूमि सुधार सरकार ने लागू तो किया, लेकिन वो ईमानदारी से नहीं, वो योजना बनी तो ईमानदारी से लागू कर दिया जाए। प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन संसाधनों का विकास किया जाए। इसको समझना जरा, उत्पादक संसाधन कौन कौन से होते हैं। जैसे ट्रैक्टर एक उत्पादक संसाधन संसाधन है। कार क्या है, वो उपभोग संसाधन है, ठीक। ट्रैक्टर क्या है, उत्पादक संसाधन है, ये उत्पादन में काम में आएगा। ट्रक क्या है, उत्पादन में काम में आएगा, माल लाने ले जाने में। भाई माल अगर उत्पादित करना है तो कुछ लाना ले जाना भी तो पड़ेगा, कच्चा माल पक्का माल सब लाना ले जाना पड़ेगा। ट्रक, ट्रैक्टर, क्रेन, ये सब उत्पादक संसाधन है। कार है, ठीक है, ये क्या है, ये उपभोक्ता संसाधन है, यानी उपभोग का संसाधन है। क्या ये बात क्लियर है। अब उसका उपयोग करते हैं, यस सर। वो उत्पादन में यस काम। तो हम उत्पादक संसाधनों का गांव के स्तर पर विकास करें। बिजली, सिंचाई, ऋण, परिवहन सुविधाएं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये उत्पादक संसाधनों का विकास करें, इसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो किसान कृषि कैसे करेगा। उसको थ्रेशर चाहिए, उसको कल्टीवेटर चाहिए, उसको ट्रैक्टर चाहिए, उसको ट्रॉली चाहिए, ये सारे सामान चाहिए। और इनका विकास होना मतलब ये वह चीजें हैं जो कि गांव के उत्पादन में, कृषि के उत्पादन में जो है उन्नति कर देंगे। यही संसाधन नहीं आते हैं, इसमें और भी बहुत सारे उत्पादक संसाधन आएंगे। जैसे नलकूप लगवाना, अगर नलकूप लग गया तो सिंचाई अच्छी होने लगेगी। उत्पादन का संसाधन वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर तालाब नहीं है, तो अगर कोई जमीन ऐसी खाली पड़ी है जो उबड़ खाबड़ है और बहुत तराई वाली जमीन है, तो हमने ढेर सारी मिट्टी एक जगह से निकाली और जो आधा खेत हमने पाट दिया उस मिट्टी से और आधे को तालाब बना दिया। तो जो पहले खाली खेत था आधा खेत, वो ऊंचा हो गया, वहां पे फसल अच्छी होने लगी। और जो बाकी हिस्सा था वो तालाब बना लिया, वहां पे हमने मछली पालनी शुरू कर दिया। तो दोनों का उपयोग हो गया। पहले बाढ़ में पूरा का पूरा खेत डूब जाता था, अभी आधा खेत ऊंचा हो गया, अच्छा हो गया, और आधा खेत तालाब हो गया। तालाब होने से जो भूमिगत जल है उसका स्तर भी सुधरेगा। गांव के लेवल पे अगर ढेर सारे तालाब हो जाए तो जो जल स्तर नीचे घटता चला जा रहा है, यानी कि जल स्तर घटता जाना, और जो हम बोरिंग कराते हैं उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चले जाना। इसी वजह से कि जमीन का जो भूमिगत जल है उसका भंडार कम हो रहा है। ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि तालाब सूखते जा रहे हैं। तो गांव के लेवल पे अगर हम तालाब बनाए तो यह भी उत्पादन का संसाधन कहा जाएगा, इसको उत्पादक संसाधन कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है। तो उत्पादक संसाधन कोई ट्रैक्टर ट्राली ही नहीं है, वह सब है जो उत्पादन में बढ़ोतरी करेंगे। तालाब अगर बनेगा तो भूमिगत जल तो बेहतर होगा, ये एक पर्यावरणीय जो है लाभ होगा। लेकिन वही किसान वहीं पे मछलियां पैदा कर पाएगा, मछलियों को पालन करेगा और उनको बेच करके उसकी आय बढ़ी। वैसे वो खेत खाली पड़ा रहता था, बरसात के समय में कुछ नहीं मिलता था उसे। बात क्लियर है ना। तो ये है उत्पादन यस सर। का विकास। की सिंचाई, ऋण, परिवहन सुविधाएं, कृषि अनुसंधान। गांव के स्तर पे मैंने कल बताया था कि गांव के स्तर पे कोई छोटा सा एक कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया जाए, जो गांव के किसान, जो अनुभवी किसान है, उनको भी वहां पर आमंत्रित किया जाए और उनसे भी विचार परामर्श करके। अभी भी गांव में पता है कि कोई नया किसान होता है तो चाचा ताऊ टाइप के जो लोग होते हैं, बाबा टाइप के लोग होते हैं, उनसे पूछता है, बाबा खेती में ये लग गया, ये कीड़ा लग गया, क्या करें, ठीक है, या ये समस्या आ गई है अब क्या करें। तो बाबा बताते हैं, उनका 50 साल का 60 साल का अनुभव है, 80-90 साल के बाबा बताते हैं कि ये करो। अच्छा, वही बाबा अगर किसी कृषि अनुसंधान केंद्र में किसी वैज्ञानिक के पास पहुंचे, वैज्ञानिक के पास नॉलेज है, बाबा के पास अनुभव है, अगर दोनों मिल जाए तो काम अच्छा नहीं होगा। ये मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, ये बकायदा रिकमेंडेशंस हैं कि गांव के स्तर पे इस तरह के रिसर्च सेंटर्स बने, और जहां जहां रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पर जो ऐसे अनुभवी किसान हैं उनको बुलाया जाए, उनकी राय ली जाए, और उनके जो तौर तरीके हैं उनको वैज्ञानिक तौर तरीकों के साथ मिलाया जाए, और फिर इनोवेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लागू की जाए। बात समझ में आ रही है? तो गांव के स्तर पे अगर इस तरह के कृषि अनुसंधान केंद्र बने तो गांव के लोग जो बहुत होशियार भी होते हैं, कई कई लोग, वह भी अपने नॉलेज को ऐड कर पाएंगे विज्ञान के साथ, और वह हर किसी के पास पहुंच सकेगा। सूचना प्रसार की सुविधाएं, इसके लिए गांव के लेवल पे कम से कम एक पंचायत भवन में इंटरनेट की सुविधाएं हो,
ऐसा सरकार की योजना है, बाकायदा सरकार ने 2022 तक ऐसा प्लान कर रखा है, 22 के एंड तक वो ऐसा कर देगा, हर गांव को वाईफाई से कनेक्ट कर देगा, ऐसा सरकार की योजना है। अब लागू कब तक हो पाती है ये, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ईमानदारी से लागू हो गया तो जल्दी लागू हो जाएगा, नहीं तो कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें किसी नेता विशेष की गलती नहीं बच्चों, मशीनरी जो होती है, यानी कि जो अफसर होते हैं या पूरा जो कर्मचारी होते हैं सरकारी, जिनका जिनके ऊपर जिम्मा होता है, वो कोई एलियंस नहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं, वो हम ही आप में से कुछ लोग हैं। आज आप पढ़ लिख रहे हैं, कल आप में से कोई पंचायत भवन में जाके बैठ जाएगा, कल कोई जो है कृषि भवन में बैठ जाएगा कोई अधिकारी बन के, फिर वही भ्रष्टाचार करेगा। आप में से कई लोगों में अपार संभावना है भ्रष्टाचार की। तो ये संभावनाएं जो है, आप अभी से अगर ये पढ़ करके कुछ आपका जमीर जगे, बेईमानी करना आप छोड़े, किसी से नकल करना छोड़े, तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है घूस नहीं लेंगे। अगर आप अभी नकल करने की इच्छा रखते हैं तो आप में घूस की अपार संभावना है। ठीक है, तो आप जैसा अगर कोई नेता हो गया तो सब चौपट कर देगा। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी होगा तो जहां होगा वहीं पे खाली चौपट करेगा, नेता हो गया तो सब चौपट कर देगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सिस्टम है, अगर कोई एक आध नेता अच्छा भी होता है, विल पावर उसकी बड़ी मजबूत है, तो भी ना ये मशीनरी जो है ये भ्रष्टाचार की आदी हो चुकी है। ये फिर भी उसको जो है मंथर गति से, यानी धीरे 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 लागू करती है। ठीक है, एक बार कोई किसान पहुंच गया, उसको इतना डांट दिया पकड़ के, दोबारा पहुंचा ही नहीं किसान, क्योंकि रोज रोज किसान आएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा। तो ऐसे इस तरह के ऑफिसेस ऐसे हैं जिसमें किसानों को बहुत ज्यादा मुंह नहीं लगाते हैं, ये भी दिखता है। तो ये स्थितियां हैं, इन्हें सुधारा जा सकता है, ये प्रैक्टिकल मसला है। थ्योरेटिकली जब हमें पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सूचना प्रसार की सुविधाएं देनी होगी। इसके लिए हर विभाग में सरकार ने, क्योंकि सरकार की इच्छा है कि हर विभाग में एक जनसंपर्क अधिकारी है, एक सूचना अधिकारी है, कोई भी जाएगा सूचना मांगेगा, उन्हें सूचना देना होगा। लेकिन वो इतना मुंह बना करके सूचना आपको देते हैं कि आपका भी मन करता है कि चलो ठीक है यार, ऐसे ही काम कर लेंगे जैसे कर रहे थे। क्यों किसी गरीब को दुख देना, ऐसा सोच करके जो गरीब आदमी है उस अधिकारी को गरीब मान करके छोड़ देता है कि जाओ तुम मौज करो, तुमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी घूस दे करके तुम सेलेक्ट हुए हो, अब तुम एंजॉय करो, छोड़ दिया जाता है उन्हें। लेकिन ये स्थितियां ठीक नहीं है। अगर हमें इस पूरी व्यवस्था को सुधारना है तो सरकारों पर नहीं छोड़ना होगा, खुद में परिवर्तन लाना होगा, तो लंबे समय में परिवर्तन आ जाएगा। और जो अच्छे नेता हैं जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन लाने में कामयाब हो सकेंगे। गरीबी दूर हो जाएगी अगर भ्रष्टाचार दूर हो जाए, एकमात्र सूत्र है, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार चला रही है, अभी आप पढ़ेंगे इस पूरे अध्याय को तो आपको लगेगा यार इतनी गजब की योजनाएं हैं, तो ये 75 साल बाद भी गरीबी है क्यों? तो आपको उत्तर मिलेगा एकमात्र, उसे हम बोलते हैं भ्रष्टाचार। ठीक है, वो खत्म हो जाए ना तो सारे गरीब एकदम से गायब हो जाएंगे, सब अमीर हो जाएंगे, सब कारों से चलेंगे, भिखारी भी आपके यहाँ मर्सिडीज में आएगा भीख मांगने। नहीं, भीख क्यों मांगेगा फिर? चलो खैर, गरीबी को दूर करने और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के कुछ विशेष उपाय करने होंगे, जिससे उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। ठीक है, और इन्हीं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको जरा सा समझिएगा, गरीबी है उसको दूर करने का लक्ष्य ही है, इसीलिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता है ना। तो गरीबी, ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें गरीबी दूर करनी है और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनकी जीवन दशाओं में सुधार करने हैं। सुधार करने के लिए हमें उन्हें उत्पादक रोजगार देना होगा। हमें उन्हें ऐसा रोजगार नहीं देना चाहिए जो आज शुरू हुआ और कल खत्म हो जाए। जैसे जो मनरेगा है 100 दिन की गारंटी देता है मजदूरी की, तो बाकी के जो 265 दिन होंगे उसमें क्या करेगा? साल में 100 दिन तो होते नहीं, साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 265 दिन क्या करेगा? उस दिन खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? 100 दिन की तो गारंटी दे दी आपने। तो आपको क्या करना चाहिए कि उत्पादक रोजगार दीजिए, ऐसा रोजगार दे दीजिए जिसमें वह उत्पादन कर सके। और उत्पादन करने के बाद यह होता है कि कुछ प्रोडक्ट आज बिका, कुछ कल बिका, कुछ परसों बिका, तो वह जब उसको जरूरत होगी उसको बेच करके उसकी आय इतनी रहेगी कम से कम कि वह सम्मानजनक जीवन जी सकेगा। ठीक है, कुछ गैर कृषि गतिविधियां हैं जिनमें भी किसानों को लगाना चाहिए अगर आप ग्रामीण विकास करना चाहते हैं। जैसे खाद्य प्रसंस्करण,
खाद्य प्रसंस्करण जानते हो? अंग्रेजी में इसी को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे टमाटर ढेर सारा किसान ने उपजा लिया, अचानक से ढेर सारा टमाटर जब होता है तब क्या होता है, तब इतना ज्यादा टमाटर होता है कि उसका मूल्य बहुत घट जाता है, किसानों को उसकी लागत नहीं मिल पाती, अचानक से आ जाता है। तो उस समय उस टमाटर को स्टोर करके रख लेना और उसको प्रोसेसिंग में ले आना, फूड को प्रोसेस कर लेना, उसके लिए क्या क्या हो सकता है, हम कोई टोमेटो सॉस बना सकते हैं, हम अगर चाहें तो टोमेटो का अगर कोई जैम बना सके बना लें। मतलब उस टमाटर से हम क्या क्या बना सकते हैं, जिसको प्रिजर्व कर लेना, ये खाद्य प्रसंस्करण में है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो व्यक्ति काम कर पाएगा, बीमार हो जाएगा तो क्या होगा, दिन आराम करेगा, काम नहीं करेगा तो उसकी आमदनी नहीं आएगी। उस मजदूर तो डेली काम करेगा ना, तो ही तो उसका घर में चूल्हा जलेगा, है ना। तो स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे देंगे, गैर कृषि गतिविधियों की बात है, फूड प्रोसेसिंग कर लेना, गैर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा देना। ये जब हो पाएगा तो जो हमारा कृषि कार्यों में संलग्न वर्ग है उसकी उत्पादकता बढ़ सकेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। ग्रामीण विकास यस सर। आपने जानी है, कुछ बातें आपने ध्यान से समझी हैं, कुछ बातें जो आपको नहीं समझ में आई वो आपको पूछ लेना चाहिए, तुरंत पूछेंगे। कुछ पूछना है, कुछ शब्द अगर नया होगा तो जरूर पूछ लीजिए, बोलो। ठीक है, आगे नो बढ़ते सर। हैं। ग्रामीण विकास में बाधाएं कौन कौन सी आ रही है, अब बाधाओं को ध्यान से सुनना। इसमें भ्रष्टाचार ये कहीं नहीं लिखेंगे। भ्रष्टाचार एक ऐसी, ऐसा मतलब जैसे मानते हैं ना कि छुआछूत वाला इंसान है, उसकी हम चर्चा नहीं करते। आपको पता है, थोड़ी सी बात कर लें, विदेशों में भ्रष्टाचार पे बाकायदा किताबें लिखी जाती हैं और लोगों के भ्रष्टाचार उजागर करने वाली सनसनीखेज किताबें आती हैं। आपने कोई भ्रष्टाचार की कोई किताब पढ़ी भारत में? भ्रष्टाचार पे किताब नो सर। नो सर। जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं 15 दिन बाद, और उनका उपन्यास भी मार्केट से गायब हो जाता है। वो पता ही नहीं चलता कि वो गए कहाँ, पैदा भी हुए थे या नहीं हुए थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। नेताजी इतना ज्यादा मजबूत है कि कोई सोचता है यार लेखक है, अगर लिखना आता है तो कौन चक्कर में पड़े भ्रष्टाचार की बात ना करो। मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। आपको पता है जो जजेस होते हैं उनका एक पेशकार होता है, और वो पेशकार जो होता है, जो सिविल कोर्ट होते हैं उसमें किसी का केस लगे, उसकी सुनवाई हो, इसके लिए ये उसका दायित्व होता है, वो उनको तारीख देता है। तो तारीख देने के लिए वो हर व्यक्ति से 20 रुपए ले लेता है एक्स्ट्रा, फालतू का। और जज साहब उसी कोर्ट में उसी जगह पे बैठे रहते हैं। जज साहब के ठीक सामने जो 20 रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है वो जज साहब को नहीं दिखता है, आज तक नहीं दिखा। और आज आगे आने वाले समय में भी ऐसा कोई कैमरा नहीं बनने वाला जो पेशकार महोदय के वो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है तारीख देने का खाली, वो आज तक कोई कैमरा नहीं बना, कोई स्कैनर नहीं बना जो उसको पकड़ पाए। और इस पे कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं करता। आप चर्चा करेंगे तो आप ही के ऊपर खर्चा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपसे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, आपसे पूछताछ शुरू हो जाएगी, कैसे देखा, किसको देखा, नाम क्यों नहीं बताया, उसी दिन क्यों नहीं शिकायत की, इसका मतलब आपका भी कुछ है इसमें, आपका नहीं बना, उसमें कमीशन आपको नहीं दिया होगा, इसलिए अब आप शिकायत कर रहे हैं, मतलब आप ही को उल्टा चार्ज कर दिया जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं उठाता। और दुर्भाग्य यह भी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग महाभ्रष्टाचारी, कुछ ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाते हैं वही हैं जिन्होंने बाकायदा बता रखा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लोगों को लगता रहेगा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जा रही है, और इसलिए वो कोई बड़ी क्रांति नहीं करेंगे। ठीक है, और आपका और हमारा, हम दोनों का मिली भगत चलती रहेगी। ये इतना गजब का नेक्सस है बच्चों, इसी वजह से आप सोचिए जरा, इतना बड़ा देश है, इतना साधन संपन्न देश है, क्यों इतना गरीब हैं अभी भी लोग, इतनी बड़ी संख्या में, 30 करोड़ के आसपास लोग गरीब हैं। 2013-14 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में 50% से अधिक बच्चे और महिलाएं कुपोषित हैं। क्यों कुपोषित हैं भाई?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जिम्मेदार है इसमें, वो तो ईमानदार व्यक्ति, कम से कम उन्होंने ये बात एक्सेप्ट तो की, लेकिन ये हमारा सिस्टम है इसके लिए जिम्मेदार, और वो सिस्टम वो है जो हम चुनते हैं, जो हम बनाते हैं, और हम ही बनाते हैं उस पूरे सिस्टम को। अभी तो ऐसे हैं भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी अगर कोई है तो इस देश की जनता है। अगर वो सुधर जाए अंदर से तो चीजें सुधर जाए। बाधाएं कौन कौन सी हैं, आइए जल्दी से जानते हैं। ग्रामीण अवसंरचना का अपर्याप्त विकास, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाएं हैं वो नितांत अपर्याप्त है। जैसे गांव में स्कूल अच्छे नहीं है, गांव में डाकघर नहीं है, गांव में बैंक नहीं है, गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, गांव में पानी उचित नहीं है, गांव में सैनिटेशन नहीं है। जो पता है गांव में ओडीएफ सुना होगा आपने, ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज, यानी कि खुले में शौच से मुक्त गांव। ठीक, आज भी आप गांव में चले जाइए, सुबह और शाम आप निकलिए, सड़क के किनारे आपको सलूट करने वाली तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष नजर आ जाएंगे, लोटा लेकर के बैठे होंगे, आपके सम्मान में खड़े होकर के आपका स्वागत करेंगे अगर आपकी बाइक निकल रही है। ये क्यों हो रहा है भाई? आपने तो टॉयलेट बना दिया ना 100%। गांव में चले जाइए आप, मेरे लिए मैं आपको दिखाऊं, जो टॉयलेट बने हुए हैं उनकी छत नहीं बन पाई, क्योंकि जो दूसरी किस्त आई वो छत वाला जो था, जैसे ही दूसरी किस्त आई तो जो गांव के धनी व्यक्ति थे, जिनको सेठ साहूकार महाजन कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने कहा कि जो पिछले साल लिया था उसका ब्याज तो चुकाना पड़ेगा। तो जो छत आई थी वो जो सेठ जी थे वो ले गए पैसा, तो छत तो हो नहीं पाई, तो उसमें उन्होंने बरसाती डाल के जो टॉयलेट बनी थी उसमें उन्होंने कंडे भर रखे हैं। तो टॉयलेट में कंडा भरा हुआ है और वो अपना बाहर जो उनका नित्य क्रियाएं है वो संपन्न कर रहा है। ये वो देश है। तो यहाँ पे क्या है, टॉयलेट कागजों में बन गए, तालाब भी कागजों में खुद जाते हैं। ठीक है, जो पहले से खुले हुए तालाब हैं उन्हीं में थोड़ा बहुत फावड़े चला दिए जाते हैं और बताया जाता है नया फोटो खींच करके देखो ये नया तालाब खुदवा दिया गया है। गांव में ग्रामीण अवसंरचना यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का अभी भी अपर्याप्त विकास हुआ है। ठीक है, ग्रामीण गरीबी और निर्धनता ये स्वयं में अपने आप में एक बाधा है, जिसकी वजह से हम निर्धनता दूर नहीं कर पा रहे। अब आप कहेंगे निर्धनता ही बाधा है, निर्धनता ही समस्या है, कैसे? जो व्यक्ति गरीब है, आप कोई भी योजना उसके लिए पहुंचाओ, आप कहो कि ऐसा है, हम आधे घंटे का एक जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, आप आ जाइए। वो कहता है कि हमें मजदूरी करने जाना है, अपनी जागरूकता और अपनी जानकारी अपने पास रखो, दिमाग मत खराब करो। वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको शाम को खाना खाने के लिए तेल सब्जी लेके आनी है। वो आपकी आधे घंटे एक घंटे की चौपाल में नहीं आने वाला। ठीक है, और जब शाम को अगर आप कहें शाम को कर लेंगे, जब आप आ जाएंगे तो इतना थका हुआ वो होगा, आप जो बोलेंगे वो इस आशा में आ सकता है कि हाँ चौपाल में इन्होंने कहा है कि एक एक चाय भी मिलेगी तो आ जाएगा। ठीक है, आप मनोरंजन करा दिए तो आ जाएगा, सुनेगा आपको कुछ नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका है सुबह से काम करते करते। और इतनी परेशानियां और हैं, जब घर में जाएगा तो बीवी कुछ और समस्याएं बताएगी, बच्चे कुछ और समस्याएं बताएंगे, कैसे करेगा? महिलाएं दिन भर काम करेंगी कि या आपकी जागरूकता के किसी चौपाल में आएंगी? तो गरीबी अपने आप में, निर्धनता अपने आप में स्वयं एक समस्या है। ग्रामीण अशिक्षा और महिला साक्षरता की निम्न स्थिति, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से आप कोई योजना अगर बनाते हैं तो उस योजना को कैसे लागू करते हैं? कोई पंपलेट बनेंगे, कहीं पे कोई स्लोगन लिखेंगे, जो पढ़ा लिखा ही नहीं उसके लिए वो स्लोगन बेकार है। आपने उस पंपलेट में क्या लिख रखा है, कब होगा, उसको क्या लेना देना, उसको समझ में नहीं आता है। तो ग्रामीण अशिक्षा, महिला साक्षरता की न्यून स्थिति, ये अपने आप में स्वयं में एक बड़ी बाधा है। गांव में रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएं और प्रथाएं भी हैं, उन पे भी अच्छा खासा खर्च होता है। मुंशी प्रेमचंद की अगर कहानियां आपने सुनी हो तो तमाम ऐसे किरदार हैं, किसी की गलती से जो है किसी के बाड़े में कोई गाय की मृत्यु हो गई, तो गांव के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि तुम्हें अब तो चांदी की गाय दान करनी पड़ेगी एक अच्छे पंडित को। तो उसने कहा कुछ कम कर दीजिए, उसने कहा जो भी संपत्ति है वह छोड़ करके 6 महीने के लिए गंगा नहाने चले जाओ, प्रवास 6 महीने का। अब वो बेचारा सब छोड़ करके जो गौ हत्या लगी है उसको निभाने जा रहा है, क्योंकि मन में उसके वो रूढ़िवादी है कि हाँ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नरक मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा, पाप लगा है गौ हत्या का पाप। ये रूढ़िवादी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, ये गरीबों को और ज्यादा गरीब रखती हैं। ग्रामीण प्रशासनिक सहभागिता में कमी, आपको पता है कि गांव पे जो प्रधान जी होते हैं वह प्रधान जी के
चुनने में पंच भी चुने जाते हैं, पंचों का एक रोल होता है। गांव के कोई भी ढोड़े मंगरे किसी को भी पंच बना दिया जाता है, उसके खाली साइन करा लिए जाते हैं टाइम टू टाइम। कभी भी गांव में कोई पंच बैठे हैं, कोई पंचायत भवन एक होता है, किसी गांव में चले जाओ, कुछ लोग गांव से जुड़े हुए होंगे, पता करो कि प्रधान जी ने पंचों के साथ बैठ करके कब बैठक की, जिन्होंने गांव के विकास के लिए चर्चा की। बैठेंगे पंचों के साथ, अपना खाएंगे पिएंगे, पार्टी वार्टी होगी, वो सब हो पता होगा। गांव के विकास की चर्चा कभी उन पंचों के साथ होती हो, मुझे नहीं दिखता। मेरे भी गांव में कुछ प्रधान टाइप के लोग होते हैं, ऐसा कभी नहीं दिखता है। ग्रामीण प्रशासनिक सहभागिता में गांवों का खुद का सहभागिता नहीं होती है, और संसाधनों का अवैज्ञानिक दोहन और असमान वितरण। गांव में जो संसाधन है, अगर मान लिया कोई हिल स्टेशन है या कोई जंगल का एरिया है, तो उनका नितांत अवैज्ञानिक दोहन कर रहे होते हैं ग्रामीण खुद, और जो बाहरी लोग आते हैं वह भी, उन्हें पता नहीं कि इससे क्या इकोलॉजिकली बैलेंस हो जाएगा। पहाड़ों पे ऐसे ऐसे भवन बना दिए जाते हैं कि कुछ समय बाद पहाड़ सरकते हैं, वो बहन भी, जो भवन होते हैं वह भी ढह जाते हैं। तो अगर संसाधनों का अवैज्ञानिक दोहन होगा तो भी दिक्कत होगी। संसाधनों का असमान वितरण, यह भी एक समस्या है गांव के स्तर पे। तो ये देखा गया है कि लोग कृषि और गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न है, ठीक है। उनको उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यकता चाहिए, विशेष आवश्यकता, गांव के लेवल पे वह आवश्यकताएं उनके पास उपलब्ध नहीं है। जो भी समस्याएं हैं वह इस तरह की भी है कि किसान बहुत मुश्किल से अगर कोई उत्पादन कर भी लेता है किसी उपज का, तो अब उसे बेचे कहाँ और कैसे बेचे, उसके पास शहर ले जाने के लिए वाहन नहीं है, उसके पास जानकारी भी नहीं है कि इसका उचित बाजार मूल्य कहाँ से मिलेगा। यह समस्याएं गांव के लेवल पे है, ठीक है। केमिकल जो खेती अभी तक हो रही थी, उसमें अब जैविक खेती माना जा रहा है कि बेहतर एक विकल्प हो सकता है, लेकिन किसान को पता ही नहीं कि जैविक खेती कैसे करनी है, वो पुराने तौर तरीके पे ही लगा हुआ है। ये कुछ ग्रामीण विकास की बेसिकली समस्याएं रही हैं। इन समस्याओं को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमें क्या करना होगा। इसके लिए गांव के लेवल पर सबसे बड़ी समस्या है पैसे की, उसको निपटाया जा सकता है कृषि साख के रूप में, यानी कि गांव के स्तर पे कृषि से संबंधित क्रियाओं के लिए साख सुविधाएं, यानी कि उधार लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसे हम पढ़ेंगे कल। आज फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चों, बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे जो बातें कही गई हैं वो कुछ आंकड़े हैं, इसको आप अगर पढ़ना ही चाहें तो थोड़ा सा देख लीजिए, बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें इन्होंने ये कहा है कि 1991 का जो दौर था जब नई आर्थिक नीति हमारे देश में लागू हो गई, तो उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ निवेश में कमी आई और निजी सेक्टर को बढ़ावा मिला। तो लोग ये मानते हैं कि जहाँ सार्वजनिक सेक्टर जब मुखर था, तो गाँव के लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम तरह के विकास हो रहे थे। जब सार्वजनिक क्षेत्र ने खुद को समेटा 1991 में, एलपीजी मॉडल आया, निजीकरण को बढ़ावा मिला, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चरल जो विकास जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। 2007 और 12 के दौरान की जो पंचवर्षीय योजना थी 11वीं, उसमें 3.2% की दर से ग्रामीण विकास का स्तर बढ़ा, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ा है गाँव में 3.2%, जो अपने आप में जीडीपी की जो वृद्धि दर है उससे काफी कम, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी ये जानेंगे कि ये जो समस्याएं हैं इनको हम कैसे निपटा सकते हैं। पहली समस्या कृषि शाखा है कि जिसे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने इतना जाना कि ग्रामीण विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है, और जब हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल पढ़ेंगे। अगर कुछ पूछना है आज पढ़िए इन्हें, इनके नोट्स बनाइए, अगर कोई डाउट हो तो कल की क्लास के प्रारंभ में अपने प्रश्न जरूर रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Yes, sir. आप सभी का दिन मंगलमय।